यस। वायर्ड लेंस और इथरनेट जो है वो बेसिकली हमारा डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। सो व्हाट इज डेटा लिंक लेयर, उसका क्या काम है? डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, कि फिजिकली डेटा को एक तो होता है लॉजिकल कनेक्टिविटी जो नेटवर्क लेयर पे हम लोग काम करते हैं। डेटा लिंक लेयर जो है वो फिजिकली जो रॉ डेटा है उसको वो वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस तक वो पहुंचाता है। Also, it is responsible that the data is delivered to proper device using the hardware address। ऐसा कैसे वो करता है? फ्रॉम हॉप टू हॉप, एक हार्डवेयर से वो निकलता है, उसका एड्रेस लेके दूसरे हार्डवेयर के एड्रेस तक वो पहुंचने का प्रयास करता है। सो वो एक एड्रेसिंग स्कीम यूज करता है, दैट इज हार्डवेयर एड्रेसिंग स्कीम यूज करता है। Second, data link layer is also responsible for handling error in during the communication that may happen during the communication। अगर एक हॉप दूसरे हॉप को डेटा सेंड कर रहा है, उस समय कोई नॉइज आ गया या फिर कोई इंटरफेरेंस आ गया, तो उसका नोटिफिकेशन वो कैसे देगा? तो ये भी डेटा लिंक का काम है। ठीक तो कर नहीं सकता है, लेकिन चेक करेगा कि ये डेटा मेरे पास, फिजिकल डेटा जो है वो मेरे पास आया है या नहीं आया है, जितना एक्सपेक्टेड है डेटा वो मेरे पास पहुंचा है नहीं पहुंचा है, इसका जानकारी वो जरूर देगा। इसका मैकेनिज्म उसके पास होना चाहिए। इट ऑल्सो हैंडल्स द टोपोलॉजी ऑफ द मीडियम। ये टोपोलॉजी पे भी काम करता है कि मीडियम में किस तरह का टोपोलॉजी पे कनेक्टेड है, बस टोपोलॉजी पे वो कनेक्टेड है, रिंग टोपोलॉजी पे कनेक्टेड है, या फिर टोकन रिंग पे कनेक्टेड है, दैट इज सर्कुलर टोकन रिंग पे कनेक्टेड है, या फिर वो स्टार पे कनेक्टेड है। किस तरह का टोपोलॉजी पे वो काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह का टोपोलॉजी होगा उस तरह का प्रोटोकॉल भी चेंज करेगा। हम लोग देखेंगे इसको थोड़ी देर में। ऑल्सो इट टेक्स केयर अबाउट द फ्लो कंट्रोल। हम जो बोल रहे हैं उसको अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट एवरीथिंग इन द स्लाइड। इफ यू विश यू कैन नोट इट ऑल्सो, दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग द फ्लो। तो ये फ्लो कंट्रोल को भी मेंटेन करता है कुछ हद तक। एक फ्लो कंट्रोल हम लोग ओएसआई लेयर में या फिर टीसीपी आईपी में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोसेस टू प्रोसेस फ्लो कंट्रोल यूनिट होता है, कि एक प्रोसेस ओवर द नेटवर्क, अगर एक प्रोसेस चल रहा है, एक सर्विस चल रहा है, तो कितने अमाउंट में डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा प्रोसेस कैसे कंज्यूम कर सकता है। तो वो एक फ्लो कंट्रोल है। और एक फ्लो कंट्रोल जो है वो डेटा लिंक लेयर पे भी इंप्लीमेंट होता है कि कितने अमाउंट ऑफ फिजिकल डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम हॉप टू हॉप, तो रिसीवर को ओवरवेल्म ना कर दे, ओतप्रोत ना हो जाए, अभिभूत ना कर दे। तो इसी हिसाब से कि रिसीवर को पूछ के कितना आप रिसीव कर सकते हैं, या फिर सेंडर का जो स्पीड है उसके अपने रिसीवर को अपने आप को ट्यून करना पड़ता है। सो इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। इट ट्रांसलेट्स द मैसेजेस फ्रॉम नेटवर्क लेयर इनटू बिट्स और फिजिकल लेयर। ऊपर से जो फिजिकल नेटवर्क लेयर से जो मैसेज आ रहा है उसको वो कन्वर्ट करता है, इसमें बिट्स पे कन्वर्ट करता है। जो फिजिकल नेटवर्क लेयर से जो मैसेज आ रहा है, पैकेट्स आ रहा है, उसको वो फ्रेम एंड फाइनली फ्रेम्स को वो बिट्स पे कन्वर्ट करता है। उसी बिट्स को वो फिजिकल लेयर के पास हैंड ओवर कर देता है। फिजिकल लेयर उसी बिट्स को, डिजिटल बिट्स को, या तो डिजिटल सिग्नल या फिर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन मीडिया में जो भी हो, गाइडेड अनगाइडेड जो भी हो, उस हिसाब से वो कन्वर्ट करके देता है। तो डेटा लिंक लेयर का काम है ऊपर से जो नेटवर्क लिंक से जो मैसेज आ रहा है, दैट कैन बी अ पैकेट फ्रॉम नेटवर्क लेयर, उसको बिट में तब्दील करना। साथ में इट आल्सो फॉर्मेट्स द मैसेज इनटू पीसेस। तो वो जो तब्दील करता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको, उस पैकेट को वो बांटता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग कहते क्या है? दोज पीसेस आर कॉल्ड डेटा फ्रेम्स। एंड हर डेटा फ्रेम में वो जो डेटा लिंक लेयर, जिस सेंडर नोड डेटा लिंक लेयर जो है वो अपना हेडर और साथ में अपना ट्रेलर बिट्स भी कुछ ऐड करते हैं। उस हेडर में वो उस पर अपना सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, ये डेटा हमको अपर्ली में मिला है, नेक्स्ट हॉप को वो भेजेगा तो डेस्टिनेशन का एड्रेस वो भेजेगा, और साथ में कौन भेज रहा है, हम इसको भेज रहे हैं, अपना एड्रेस भी उस पर वो डालेगा। तो जब भी वो फ्रेम बनाता है हिंटू से, तो वो दो एड्रेस को वो जरूर देता है। फ्रेमिंग का जो काम है ये हर हॉप में होता है, दैट इज नेटवर्क लेयर से अगर कोई डेटा आ रहा है तो उसी अगले हॉप में जैसे वो डेटा फ्रेमिंग हुआ, अगले हॉप में वो डेटा गया, अगले हॉप में वो नेटवर्क, वो जो नोड है वो देखेगा कि ये डेटा का जो डेस्टिनेशन एड्रेस है क्या मुझसे मैच करता है क्या, दैट इज वेदर आई एम द डेस्टिनेशन और नॉट। इफ इट इज नॉट, इट विल रिफ्रेम इट अगेन। तो क्या करेगा, क्योंकि अब वो भेजने वाला है,
तो वो उसमें वो पुराना सोर्स एड्रेस का जो फील्ड है, क्योंकि पुराने वाले को जो हेडर उसको हटा के वो देख चुका है, सोर्स डेस्टिनेशन को निकाल के देख, हेडर को निकाल के देख चुका है, इस कैप्सूल में वो बंद था। अब वो नया कैप्सूल फिर से बनाएगा, उसमें फिर से सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस डालेगा। अब वो खुद का सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस जो वहां से आया था उसको कॉपी करके इसमें डाल देगा और अगले नोड को वो फॉरवर्ड करेगा। बेसिकली ये जो पैकेट है वो कभी चेंज नहीं करता है, उसका जो हेडर्स है वो चेंज करता है फ्रॉम हॉप टू हॉप। और ये सारा काम जो है हर हॉप में होता है, और हर हॉप में वो फ्रेम बनाता है और वो फॉरवर्ड करते चले जाता है। सो ये डेटा लिंक लेयर पे जो स्टैंडर्ड्स इस पूरे काम को करने के लिए एक IEEE की सोसाइटी है, वो एक स्टैंडर्ड सेटअप किया। तो ये स्टैंडर्ड क्या है, 1985 में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ IEEE स्टार्टेड प्रोजेक्ट, वो एक प्रोजेक्ट शुरू किए। प्रोजेक्ट का नाम था 802 प्रोजेक्ट, कि इसको स्टैंडर्ड बनाया जाए कि इंटर कम्युनिकेशन अमंग इक्विपमेंट फ्रॉम वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग तरह का नेटवर्क कार्ड बना रहे हैं और अलग अलग तरह का सिस्टम्स भी वो लोग यूज कर रहे हैं। तो उनके अंदर में आपसी तालमेल बने, डेटा का कम्युनिकेशन जो आपस में तालमेल बने, तो एक स्टैंडर्ड में आना पड़ेगा ना सबको, ताकि सब लोग जब बात करें तो मैसेज का फॉर्मेट एग्रीड अपन फॉर्मेट हो, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में आना पड़ेगा। तो वो इसको तोड़े। जब 802 इज वे ऑफ स्पेसिफाइंग फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक। किस पे फोकस किया, दो चीज पे फोकस किया कि ये जो डेटा लिंक लेयर और इसके नीचे जो फिजिकल लेयर है, इस पे कैसे हम प्रोटोकॉल्स को, लैंड प्रोटोकॉल्स को रन करा सकते हैं, इसी दो पे फोकस किया। तो पहला काम वो क्या किया कि वो डेटा लिंक लेयर पे लॉजिकल, उसको दो भाग में तोड़ दिया। एक है लॉजिकल लिंक कंट्रोल और एक है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इस दो भाग में वो डेटा लिंक लेयर को तोड़ दिया। इसका अलग अलग वेरिएशंस आया। 802.2 इट वाज ऑल अबाउट वर्जन 802.2 it was all about saying the logical link control, and 802.3 was 2.3 and 802.5 it was all about media access control. तो ये रिसर्च पेपर्स अगर आप नेट पे सर्च कीजिएगा, यू कैन गेट दोस रिसर्च पेपर्स। उसका पेपर नेट पे अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, उसको पढ़िए। आई वुड आस्क कि इसको पढ़िए और डिटेल्स में जाने का प्रयास कीजिए। तो ये दो लेवल को वो इम्प्लीमेंट किया कि भाई जो कम्युनिकेशन होगा उसको एक स्टैंडर्ड बनाए कि दो लेयर पे ये काम करे। मतलब डेटा लिंक लेयर को ही वो दो पार्ट में तोड़ दिए, एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल, एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो कहने का मतलब क्यों है, क्योंकि फिजिकल लेयर जो है हमारा, जो नीचे का जो फिजिकल लेयर, वो अलग अलग तरह का टोपोलॉजी पे काम करता है। कभी रिंग टोपोलॉजी यूज होता है, कभी बस टोपोलॉजी यूज होता है। तो अलग अलग टोपोलॉजी पे अलग अलग तरह का बिट्स को अलग अलग तरह से फ्रेम करना पड़ता है। तो क्यों ना एक ऐसा हम लेयर बनाए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करे फ्रॉम द अपर लेयर एंड बिटवीन द लोअर लेयर्स, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये बीच का एक लेयर वो अलग बनाए, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जो एक ट्रांसपेरेंसी की तरह काम किया। अब देखते हैं कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द मीडिया एक्सेस कंट्रोल? इट डिफाइंस हाउ द पैकेट्स आर प्लेस्ड इन द मीडिया। तो वो बताए कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये तय करेगा पैकेट को मीडिया में प्लेस कैसे किया जाए। जो पैकेट ऊपर से आया, जो फ्रेम हम बना रहे हैं, उसको हम मीडिया में प्लेस कैसे करें। दैट इज वो किस तरह का मीडिया से कनेक्टेड है, वायरलेस से कनेक्टेड है, गाइडेड से कनेक्टेड है, गाइडेड में भी किस तरह का टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। दूसरी बात ये क्या डिफाइन करता है कि कंटेंशन मीडिया पे एक्सेस कैसे करेगा। वी हैव डिफरेंट एक्सेस मैकेनिज्म। वी कैन एक्सेस रैंडमली, जो फिजिकल मीडिया जो है उसको हम रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल्ड वे में भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम चैनल वाइज भी एक्सेस कर सकते हैं। कितने चैनल को हम एक्सेस कर सकते हैं, कितने फ्रीक्वेंसी को हम, जो मीडिया का जो कितना फ्रीक्वेंसी जो बैंड सपोर्ट है, कितने को हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोवेव में अगर 299 है, उसका सारा तो हम यूज नहीं करेंगे, कितना को यूज करेंगे। तो एक्सेस चैनलाइजेशन, कितना चैनल उसमें बना हुआ है, किस चैनल में हम डेटा को पुश करेंगे। रैंडम एक्सेस की जैसे तैसे किसी मीडिया को एक्सेस कर ले, मतलब बहुत सारे नोड अगर कम्पीट कर रहे हैं तो कौन पहले एक्सेस करेगा। कंट्रोल्ड एक्सेस, मतलब इस पर रेगुलेशंस लगेगा कि कौन कितना एक्सेस कर सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस मैकेनिज्म्स है। मोर और लेस ईथरनेट में जो यूज आज के डेट में होता है वो है कंटेंशन मीडिया एक्सेस। दैट इज जो पहले मीडिया को एक्सेस कर पाया मीडिया उसका, दैट इज जो ट्रांसमिशन मीडिया वायरलेस और वायर्ड, वो पहले एक्सेस कर पाया। देख रहा है कि कोई कुछ कर नहीं रहा है तो हम बोल रहे हैं। जैसे मीटिंग में बैठे हुए हैं, 4 आदमी है, सब लोग चुप है, तो सब लोग देख, हर आदमी एक आदमी देखा कि सब लोग चुप है, किसी को तो चुप्पी तोड़ना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब वो बोले कि बगल दूसरा वाला हॉप वो भी बोलना शुरू कर दे। सो ये कम्युनिकेशन क्लैशिंग कॉलिजन हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे उस कॉलिजन। तो
इट टेक्स केयर ऑफ द कंटेंट, दैट इज द मीडिया को कौन कैसे एक्सेस कर सकता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल। मेन इसका फोकस इसी पे है। साथ में इट टेक्स केयर ऑफ द फिजिकल एड्रेस एंड द लॉजिकल टोपोलॉजीज, कि फिजिकल एड्रेसिंग स्कीम, दैट इज जो हॉप है उसका खुद का अपना एड्रेस क्या है, जो परमानेंट एड्रेस है वो किस एड्रेस से आ रहा है, वो किस तरह का डेटा भेजना चाह रहा है, वो सबके लिए डेटा भेज रहा है या किसी पर्टिकुलर हॉप के लिए भेज रहा है, या फिर वो कुछ चुनिंदा लैंड नेटवर्क पे कुछ चुनिंदा हॉप्स के लिए भेज रहा है। तो ये भी तय करेगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल की किस तरह का हॉप्स में वो डेटा को भेजेगा। इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द लॉजिकल टोपोलॉजीज। एक होता है फिजिकल टोपोलॉजीज जो हम लोग आज तक देखे हैं, दैट इज स्टार, बस, ये सब फिजिकल टोपोलॉजी, दैट इट डिफाइंस ज्योमेट्रिकल एंड द फिजिकल कनेक्शंस ऑफ द नोड्स, द वे दे आर कनेक्टेड और लिंक्ड टुगेदर। when it comes about logical topology, it defines that is the signal path. For example, अगर आप एक स्टार टोपोलॉजी बनाए हैं और एक नोड अगर बाकी के 4 नोड से, थिंक अबाउट द स्टार टोपोलॉजी, तो अगर एक नोड बाकी के 4 नोड से कम्युनिकेट करना चाहता है, इट विल गो थ्रू द सेंट्रल हब। सेंट्रल हब के जरिए वो बाकी के 2 या 3 नोड से वो कनेक्ट करेगा। सो वो हो सकता है जो सिग्नल पाथ जो बना है, दैट इज इन ए लीनियर फैशन, दैट इज बस टाइप टोपोलॉजी की तरह, वो जो सिग्नल पाथ जो है एक बस टोपोलॉजी, दैट इज इन द लीनियर फैशन, हर नोड्स लगा हुआ है तो वो तीसरे नंबर नोड पे कनेक्ट हो रहा है। तो सिग्नल पाथ किस तरह से एस्टैब्लिश हो रहा है विद इन ए फिजिकल टोपोलॉजी, ये डिसाइड करता है कौन, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका काम है। इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द लाइन डिसिप्लिन, लाइन एक्टिव है कि नहीं, लाइन टूटा तो नहीं है, लाइन डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है, it is about the line discipline. So it always listens to the line. जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसको हमेशा वो सुनता रहता है, उसको सेंस करता रहता है कि कुछ वहाँ पे कोई सिग्नल है क्या, कोई सिग्नल है क्या। So it maintains the line discipline. Also it goes for the error notification. मीडिया एक्सेस कंट्रोल का काम है कि वो एरर को नोटिफाई करे। अगर एक सेंडर फ्रेम्स को छोड़ रहा है, दैट इज डेटा को, बिट्स को छोड़ रहा है, और एक रिसीवर नेक्स्ट हॉप उसको रिसीव करने वाला है, हो सकता है कि 5वां फ्रेम उसको नहीं मिला है, एक पैकेट का 5 फ्रेम बना है और उसको 5वां फ्रेम नहीं मिला है, तो वो नोटिफिकेशन जरूर जारी करेगा कि 5वां नहीं मिला। तो उसको पता होना चाहिए, पता रहेगा कि 5वां में गड़बड़ी है, तो 5वां को फिर से रीसेंड करेगा। सो इट शुड हैव एरर नोटिफिकेशन। लेकिन इसको ठीक करने का उपाय उसके पास जनरली नहीं होता है। ठीक करने का, दैट इज नॉट करेक्शन, not given to the media access control, ठीक नहीं कर सकता है। It also takes care of the ordered delivery of the frames. ऐसा नहीं कि फ्रेम्स जो है वो haphazard way में पहुंच जाए, वो प्रॉपर सिंक में पहुंचे। अगर 2-3 पैकेट एक साथ डिलीवर होना है और हर पैकेट को 4-4 फ्रेम में हम बांटे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहला पैकेट का पहला फ्रेम चला गया, दूसरा पैकेट का 5वां फ्रेम चला गया, चौथा फ्रेम चला गया, तो वो फिर कैसे करेगा, उसको फिर बफर में रखना पड़ेगा ना रिसीवर को, उसका जो लोकल बफर होगा, इथरनेट बफर होगा, वहाँ उसको रखना पड़ेगा। तो proper synchronization of the delivery of the frames, that is pieces of the bits that is taken out from the packets, that has to be ensured by the MAC layer, media access control layer. It also takes care of the flow control should be optimal, कि रिसीवर जो है वो उसका स्पीड जो है और जो सेंडर जो उसका स्पीड पे पहले तालमेल बैठ जाए, रिसीवर कितने तेजी से सुन सकता है। अभी अगर हम तुमको बहुत तेजी से बात करें तो तुमको सुनाई नहीं देगा, तो तुमको लगेगा कि बहुत सारा चीज सुन तो लिया लेकिन समझ में बहुत सारा चीज पता नहीं है, इसलिए हम थोड़ा स्लोली बोल रहे हैं कि एक एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा करके बोल रहे हैं। सो ये कम्युनिकेशन का ये बहुत मेजर एस्पेक्ट है कि कितने स्पीड से हम बात करें। तो सुनने वाला और बोलने वाला, दैट इज सेंडर के बीच में एक स्पीड का तालमेल को मैक्सिमाइज करने का ये प्रयास करता है, दैट इज व्हाट मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सुनने वाला को रेडी करता है कि आप कितने स्पीड से अपने आप क्लॉक को रेडी कीजिए, डाटा इतना स्पीड से जाने वाला है। दोनों लेयर, दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों के पास जो मैक लेयर होगा वो दोनों तालमेल बैठाएगा अपने आप। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉर डिफरेंट लैंड्स, इट इंप्लीमेंट्स डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। अगर मीडिया एक्सेस कंट्रोल है तो अगर रिंग टोपोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं तो रिंग टोपोलॉजी में टोकन रिंग सिस्टम है, मतलब एक टोकन मूव करता है, जो जिसके पास टोकन होता है सिर्फ वही कम्युनिकेट कर सकता है। तो फिर इथरनेट में उसमें CSM होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो अलग अलग प्रोटोकॉल सिस्टम है कि मीडिया को कौन कैसे एक्सेस कर सकता है, किस तरह का लैंड सेटअप है, उसमें मीडिया को कैसे एक्सेस करना है। जैसे रिंग टोपोलॉजी में जिसके पास टोकन होगा वही एक्सेस कर सकता है, तो रेगुलेशंस है ना उसमें, उसमें कंट्रोल्ड एक्सेस है।
तो उसको भी वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल मॉनिटर करता है कि किस तरह का लैंड सेटअप है और किस तरह से मीडिया को एक्सेस करेंगे, किस प्रोटोकॉल पे ये काम करेंगे। दूसरा लॉजिकल लिंक, ये कुछ काम है जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल करता है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या करता है, इट आइडेंटिफाइज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। तो ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करता है कि ऊपर से कौन सा अपर लेयर जो है ये नीचे वाले मैक लेयर से कम्युनिकेट करना चाहता है। फॉर एग्जांपल आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, हो सकता है वो ईथरनेट से कम्युनिकेट कर रहा, जो मेरा सेटअप है वो टोकन रिंग पे है या फिर टोकन बस में है, तो वो आईपी किसको डिलीवर होने वाला है। अगर हम 10 सिस्टम को डिलीवर करना चाहते हैं, आई नीड टू डिलीवर इट ओवर द बस और द रिंग और ओवर द इंटरनेट। तो ये बीच का जो एक ब्रिज है वो एलएलसी काम है। तो उन लोग IEEE सोसाइटी इसको बोले ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा, जो दो ऊपर और नीचे के लेयर्स के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी का मेंटेन करेगा कि वो किस तरह का नेटवर्क से सर्विस देने वाला है, अपर लेयर में किस प्रोटोकॉल को सर्विस देने वाला है। एनकैप्सुलेशन, जो फ्रेम से हेडर से ऐड होता है, कुछ फ्रेम जो बनता है उसका कुछ पार्ट जो है वो मैक लेयर में होता है और कुछ पार्ट का काम जो है इज द फ्रेम एनकैप्सुलेशन, हेडर लगाना, टेलर लगाना, एक कैप्सूल बनाना, ऊपर से जो पैकेट आ रहा है उसका 5 टुकड़ा बनाना है, हर टुकड़े में अपना डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, हेडर टेलर लगाना, ये सारा काम जो है एलएलसी का है। Flow control and error control, it also takes care of the flow control and error control for the upper layers। अगर LLC LAN सेटअप है, LLC established है और मेरे पास एक सिर्फ LAN है, तो LAN में कुछ ऐसा सर्विसेज होते हैं, एप्लीकेशन लेयर सर्विस होते हैं जिसके साथ हमको तालमेल बनाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिमोट डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं और सिर्फ LAN से, इंटरनेट के बाद भूल जाइए नेटवर्क, आपके पास फिजिकल एड्रेस है और लोकल आईपी एड्रेस है, तो अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को एक नोड से एक्सेस करना चाहता है रिमोट डेस्कटॉप पे, उसके डेस्कटॉप को अपने पास लेना चाहता है, सो इन दैट केस इट विल टेक केयर ऑफ द फ्लो कंट्रोल एंड द एरर कंट्रोल। समवन इज मैसेजिंग, हु इज मैसेजिंग, क्या है मैसेज? सर अभी रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, बस थोड़ी देर में बंद कर देंगे, सिलेबस भी आगे बढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज इट आल्सो टेक्स केयर ऑफ द सीक्वेंसिंग ऑफ बिट्स, कि जो बिट्स जो जा रहा है उसका सीक्वेंस को वो मेंटेन करेगा। इट इज एलएसबी को पहले भेजना है कि यूएसबी को, अपर सिग्निफिकेंट बिट को पहले भेजना है, और जो फ्रेम्स जो आ रहे हैं वो किस सीक्वेंस में जाएगा, फ्रेमिंग का जो सीक्वेंस है उसको भी वो कंट्रोल करता है। और ये एक तरह का कॉल आ रहा है। सो ये साथ में ये जो अलग अलग जो लैन प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग डेटा लिंक लेयर जो लैन प्रोटोकॉल्स है, इससे भी वो इंटरकनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करता है। अब आते हैं थोड़ा सा फ्रेमिंग के ऊपर। ये जो फ्रेम बनाता है एलएलसी और डेटा लिंक लेयर दोनों मिल के, सब लेयर एलएलसी है और साथ में डेटा लिंक लेयर है, ये कैसे बनाते हैं मैक लेयर एंड एलएलसी। तो नेक्स्ट, सो ये एलएलसी जो है ये बेसिकली एसडीएलसी फ्रेम जो आप पढ़े नहीं है, ये पहले बहुत पहले है, सो यहीं से वो डिराइव किया है अपना फ्रेमिंग सिस्टम। तो कुछ पार्ट ऑफ द फ्रेमिंग जो है वो एलएलसी बनाता है, कुछ पार्ट जो है वो मैक फ्रेम बनाता है। हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि दोनों मिलकर फ्रेमिंग का काम करता है। सो व्हाट इज डीसैप? डीसैप इज द डेस्टिनेशन सर्विस एक्सेस पॉइंट, कि हर ऊपर से जो डेटा आ रहा है उसका जो फ्रेम बनाएगा उसका एक डेस्टिनेशन सर्विस एक्सेस पॉइंट बनेगा, कि जिस नोड पे वो पहुंचेगा उसमें किस सर्विस को वो डिलीवर होगा। SSAP दैट इज सोर्स सर्विस एक्सेस पॉइंट, किस सोर्स से ये सर्विस इनिशिएट हुआ है और वो किस डेस्टिनेशन की सर्विस से वो कनेक्ट होना है। तो ये दो जो फील्ड है ये डिसाइड करेगा कि वो किस सर्विस से कनेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल IPv4 से अगर हम बात कर रहे हैं और IPv6 से हम कनेक्ट होना चाहते हैं, अभी हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हो सकता है मेरे पास IPv4 IP एड्रेस हो, लेकिन तुम मोबाइल पे अगर नेट यूज कर रहे हो, some people are using net over the mobile, they may be using IPv6। सो किस तरह का नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल, किस सोर्स
एक्सेस पॉइंट से वो कनेक्ट होगा, किस डेस्टिनेशन एक्सेस पॉइंट से, ये एलएलसी फ्रेमिंग में डालता है। साथ में उसको कैसे हैंडओवर करना है उसका कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी डालता है, और जो डेटा पैकेट अपर लेयर से पैकेट आ रहा है उसको वो फ्रेमिंग बनाता है। इन सब को मिला के वो मैक लेयर के लिए एक लोड बनाता है, जो मैक लेयर का काम है। अब इसमें वो अपना हेडर डालेगा, इस हेडर में क्या होगा कि उसका सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये सारा चीज और भी क्या क्या चीज सब जो होगा हम लोग देखेंगे वो डालेगा। साथ में वो इसमें FCS दैट इज फ्रेम चेक सीक्वेंस, कितना फ्रेम हम डिलीवर करने वाले हैं उसका एक सीक्वेंसिंग नंबर वो डालेगा, सीक्वेंस नंबर वो इसमें डालता है। तो ये पूरा चीज एलएलसी, कुछ पार्ट एलएलसी बनाता है और कुछ पार्ट जो है रेस्ट ऑफ द पार्ट इज डन बाय द मैक लेयर। तो ये दोनों मिलकर फ्रेमिंग का काम कंप्लीट करते हैं। Once the frame is complete, it is delivered, it is handed over to the physical media to convert it in the appropriate signal depending upon the transmission media it is connected. इस तरह का ट्रांसमिशन मीडिया से वो कनेक्टेड। स्टैंडर्ड इथरनेट जो है वो हमारे पास जो आज की डेट पर स्टैंडर्ड इथरनेट है वो बेसिकली 3 ग्रुप मिलके बनाए थे। एक है डिजिटल इंटेल और तीसरा है जेरोक्स। डिजिटल एक कंपनी है, इंटेल कंपनी जानते ही हो, और जेरोक्स भी एक कंपनी है। जो तीनों मिलके ग्रुप बनाए थे जो स्टैंडर्ड इथरनेट का जो जो स्टैंडर्ड्स है उसको एस्टैब्लिश किए थे। तो कैसे एस्टैब्लिश किए थे, तो बोले कि एक स्टैंडर्ड इथरनेट होगा, बाद में इवोल्यूशन में फास्ट इथरनेट भी आया। जब हमारा स्टैंडर्ड चेंज किया, गीगाबिट इथरनेट आया एंड 10 गीगाबिट इथरनेट आया। हम लोग देखेंगे उसको डिटेल्स। अब आते हैं थोड़ा सा फ्रेमिंग सीक्वेंस पे। व्हाट आर द फ्रेम्स? सो जो मैक लेयर के पास जो फ्रेम आता है, तो ऊपर से जो डेटा आया उसको वो चेंज करता है, उसमें वो कुछ फील्ड्स ऐड करेगा। तो पहला फील्ड है प्रीमेबल। तो प्रीमेबल फील्ड जो है ये इसका काम है कि ये अल्टरनेटिंग बिट्स को सेट करेगा। इस पे जो 7 बाइट्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इस पे वो अल्टरनेटिंग 010101 करके वो अल्टरनेटिंग 01s वो सेट करेगा, ताकि जो रिसीविंग साइड है वो उसको सिंक्रोनाइज हो सके कि 0101 बार बार उसका जो क्लॉक स्पीड है उसके हिसाब से वो सिंक्रोनाइज हो जाए। जनरली वो 5 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक रेट वो उसको बताता है, और 5 मेगाहर्ट्ज पे उसको भी आपको ट्यून अप करना पड़ता है। और ये पूरी तरह से टाइमिंग को सेट करने के लिए ये बिट्स दिया जाता है। और दूसरा बात है कि इट इज आल्सो एडेड इन द ये जो प्रीमेबल जो है ऐड होता है, ये डेटा लिंक लेयर पे बेसिकली ऐड नहीं होता, क्योंकि ये लास्ट इनकैप्सुलेशन है। पूरा पैकेट जो है वो यहाँ तक है, और ये जो लास्ट इनकैप्सुलेशन है वो फिजिकल लेयर में इनकैप्सुलेशन होता है। ये मैक लेयर में भी इनकैप्सुलेशन नहीं होता है। फ्रेम का लास्ट इनकैप्सुलेशन जो कंप्लीट होता है वो फिजिकल लेयर में होता है, एंड दैट इज कंप्लीटेड विद प्रीमेबल एडिंग द 7 बाइट्स प्रीमेबल फील्ड, जिससे वो ट्यून होगा। क्योंकि पहला जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर के पास जब ये फ्रेम पहुंचेगा प्रीमेबल को ही वो रीड करेगा। जब तक वो 7 बिट्स को रीड करेगा तब तक वो अपना स्पीड को एडजस्ट कर लेगा कि हमें कितने स्पीड से आने वाला है। दूसरा फील्ड जो आता है इसमें SFD, स्टार्ट फ्रेम डिलिमिनेटर। तो ये 1 बाइट का फील्ड होता है, और ये बताता है कि अब जो है फ्रेम शुरू होने वाला है। जो मेन जो मेरा जो डेटा फ्रेम है वो मेरा स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट फ्रेम डिलिमिनेटर ये एक ऐसा फील्ड है जो बताता है सामने वाले रिसीवर को कि अब फ्रेम शुरू होने वाला है। सो ये एक तरह का लास्ट सिग्नलिंग सिस्टम है जो रिसीवर को अलर्ट करता है कि अब जल्दी से जो भी ट्यूनिंग, क्योंकि रिसीवर के पास बहुत सारे जगह से इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, बहुत सारे फ्लो में वो रहता है, बहुत सारे नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन में रहता है। तो वो किस फ्रेम से कम्युनिकेट कर रहा है, तो मतलब कौन सा फ्रेम अभी के समय में कौन सा फ्रेम कम्युनिकेट हो रहा है, तो वो सिंक्रोनाइजेशन जो है लास्टली SFD से होता है। और जब इस बिट में जो लास्ट 2 बिट हम 11 डालते हैं, इसका मतलब है कि अब वो बता दिया कि अब हम खत्म होने वाले हैं। द नेक्स्ट फील्ड इज डेस्टिनेशन एड्रेस। अब ये डेस्टिनेशन एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपको रीड करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम दिए हैं यहाँ पे, और ये दोनों काम जो है फिजिकल लेयर में ही ये हेडर लगाया जाता है। जैसे डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे एक है, ये सोर्स क्रिएट किया कि इस जगह पे भेजना है, और ये खुद का अपना एड्रेस डाला। प्रोटोकॉल बता दिया कि हम अपर लेयर से जो है ऊपर का लेयर से हम IP से कनेक्टेड, IP ये पैकेट बना के डेटा पैकेट बना के भेजा है। डेस्टिनेशन में वो देखो ये जो है सारा FF है, हम आएंगे इसके
एड्रेस स्कीम की हम लोग बात करेंगे, सारा FF है। FF में हेक्साडेसिमल में ये सारा 1 है, F मतलब सारा 1। सो बेसिकली जब सारा 1 होता है इट इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो एक तरह से वो बता रहा है कि ये जो पैकेट है ये ब्रॉडकास्ट के लिए, ये तुम भी सुनो और आगे भी आगे बढ़ा दो। तो वो अपना एड्रेस वो डाला, सोर्स एड्रेस वो डालता है, और जब ये आगे बढ़ाएगा तो ये अपना एड्रेस डालेगा और इस पैकेट को वो आगे बढ़ा देगा। तो इन दिस वे द ब्रॉडकास्ट इज डिलीवर्ड। तो जो भी ब्रॉडकास्ट होगा इसका आईपी जो है इसके आईपी से कम्युनिकेट करेगा, और ये खुद रिसीव किया, दैट इज जो डेस्टिनेशन है, दैट इज द नेक्स्ट हब जो है वो अपना रिसीव किया, उसका आईपी अपर लेयर में ये पैकेट चला गया, और साथ जब इसको फॉरवर्ड करेगा वो अपना सोर्स एड्रेस डालेगा और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट कर देगा और वापस उसको नेक्स्ट हब के लिए फॉरवर्ड कर देगा। इस तरह से जस्ट बाय चेंजिंग द दिस डेस्टिनेशन एड्रेस एंड द सोर्स एड्रेस हम लोग डेटा पैकेट को आगे बढ़ा सकते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस वो एड्रेस होता है कि जिससे हर हॉप पहचानता है कि ये पैकेट या फ्रेम मेरे लिए है कि नहीं, वो मैच करता है कि मेरा जो मैप में एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, क्या इसमें जो डेस्टिनेशन एड्रेस उससे मैच करता है, दैट इज इज इट फॉर मी और नॉट। इफ इट इज फॉर मी then it is forwarded to the upper layer. If it is not for me, it is for all, it is also taken by that node and it is forwarded to the upper layer and other nodes. Source address ये कभी भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो नहीं सकता है, मतलब सोर्स एड्रेस कोई एक ही ना सेंड करेगा। मल्टीकास्ट एड्रेस भी अलग अलग स्कीम होता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, हम देखेंगे उसके ऊपर। लेंथ एंड टाइप ये बताता है कि द नंबर ऑफ बाइट्स द डेटा फील्ड, कि जो डेटा फील्ड हमारा जो है उसमें नंबर ऑफ बाइट्स कितना हम डालने वाले हैं। दूसरा ये बताता है कि ऊपर का कौन सा प्रोटोकॉल, ऊपर से जो पैकेट आ रहा है वो कौन सा प्रोटोकॉल आपको आइडेंटिफाई एंड डिफाइन करता है, ये टाइप। तो टाइप डिफाइंस द प्रोटोकॉल इन द अपर लेयर, लेंथ डिफाइंस द नंबर ऑफ बिट्स दैट इज टू बी पैक्ड इन द डेटा फील्ड। नेक्स्ट कम द डेटा पैडिंग। तो डेटा जो डेटा ऊपर से आया तो वो तो आया ही, अगर वो कम हुआ, एक निश्चित पैमाना होता है, अगर उससे वो कम होता है then we need padding, that is extra, we need to add extra false bits to fill up the required space between here, कितना स्पेस यहाँ चाहिए उसको भरने के लिए पैडिंग यूज करते हैं। एंड फाइनली वी हैव CRC, that is cyclic redundancy check, it is used for error notification। अगर फ्रेम डिलीवर प्रॉपर्ली नहीं हुआ, बीच में कोई किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हुआ, तो हम लोग एरर नोटिफिकेशन के लिए CRC चेक करते हैं। इसके ऊपर भी आपको पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। आज यहीं तक रख